Hello friends, welcome back to my YouTube channel Class 12th Commerce Study Point. Today we will talk about some special provisions of Indian Partnership Act 1932, liability of partners and LLP, that is limited liability partnership. Now let's start our first topic, that is some special provisions of Indian Partnership Act 1932. Provisions of Indian Partnership Act 1932 के ये कुछ provisions हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, and these provisions going to be very helpful for you in the case of MCQs as well. Okay, as MCQ will come, so these going to be very important. Listen to me carefully. Now let's start. First one is if all the partners agree. अगर सारे पार्टनर्स मान जाते हैं, ओके, ऑल द पार्टनर्स एग्री, अ माइनर में बी एडमिटेड. किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? एक माइनर को एडमिटेड किया जा सकता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप. माइनर को क्या किया जा सकता है? एडमिट किया जा सकता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए. मीन्स ऐसा हो सकता है कि उस माइनर में कुछ ऐसी एक्स्ट्रा एबिलिटी है कि अगर हम उसको एडमिट कर लें तो वो हमारी पार्टनरशिप फर्म के लिए बेनिफिशियल होगा. इस केस में माइनर्स जो हैं वो सिर्फ माइनर को प्रॉफिट का शेयर दिया जाएगा. ओके, प्रॉफिट के लिए तो माइनर्स एलिजिबल हैं, लेकिन माइनर्स से किसी भी लॉस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे. मींस लॉस हो रहा है अगर पार्टनरशिप फर्म को, तो वो माइनर पार्टनर को नहीं दिया जाएगा. ओके, ओनली प्रॉफिट माइनर पार्टनर को दिया जाएगा. लॉस माइनर पार्टनर किसी भी लॉस के लिए लायबल नहीं है. नेक्स्ट, a person may be admitted as a partner either with the consent of all the existing partners. एक person को as a partner admit कर सकते हैं. admitted as a partner कब admit कर सकते हैं? either with the consent of all the partners, of all existing partners अगर मान जाते हैं तो, और एक चीज़ अगर उनके बीच में कोई express agreement है among the partners तो उसके अकॉर्डिंग्स में. क्लियर है? एक पर्सन को कब एडमिट किया जा सकता है? या तो सारे पार्टनर्स मान जाएं या फिर उनके बीच में इसके लिए कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो, तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम. ठीक है. ऐसी उसी तरह से ए पर्सन में रिटायर फ्रॉम द फर्म. एक पर्सन रिटायर हो सकता है. जैसे हम एक पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं, उसी तरह एक पार्टनर रिटायर हो सकता है फ्रॉम द फर्म आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. कैसे? विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कंसेंट के साथ, या फिर इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट. या इसके अलावा अगर उनके बीच में कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट है जिसमें कोई अदर कंडीशंस हैं तो उसके अकॉर्डिंग्स में. ओके, लेकिन वो एडमिट भी किया जा सकता है किसी भी पर्सन को एज अ पार्टनर, और कोई भी पार्टनर रिटायर भी हो सकता है. नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन. किस फर्म का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो ऑप्शनल है, नॉट कंपल्सरी. ओके, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स अगर चाहें तो फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट कंपलसरी. करवाने का सिर्फ मेन रीज़न ये हो सकता है बिकॉज मतलब अगर कोई भी लीगल वगैरह लीगल एडवाइस की ज़रूरत हो या फिर कोई भी लीगल इशू अराइज हो, तो अगर रजिस्ट्रेशन होता है तो वो थोड़ा हेल्पफुल रहता है. नेक्स्ट, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप डीड. अगर जब तक पार्टनरशिप डीड में कुछ भी एग्रीड नहीं है अगर, तो एक फर्म को क्या माना जाता है? डिसॉल्व्ड हो जाती है ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर. ठीक है, फर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व्ड हो जाएगी ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर. किसी भी पार्टनर की डेथ पर फर्म डिसॉल्व मानी जाएगी जब तक कि अनलेस इसके अलावा पार्टनरशिप डीड में इस प्रोविज़न के रिगार्डिंग कुछ ना लिखा हो. ओके, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि पार्टनर के डेथ होने के बावजूद भी फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, देन इट्स ओके, पार्टनरशिप फर्म अपना बिजनेस कैरी ऑन कर सकती है. लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो किसी भी पार्टनर की डेथ होने पर फर्म को क्या माना जाएगा? डिसॉल्व माना जाएगा. ये सारे जो पार्टनरशिप एक्ट के, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस थे, ये जब भी अप्लाई होंगे जब पार्टनरशिप डीड में इनसे रिगार्डिंग कुछ और नहीं लिखा हो. मतलब जब पार्टनरशिप डीड इन सारे प्रोविजंस के रिगार्डिंग साइलेंट है. ओके, या फिर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट ही नहीं करती है, या है तो इन सब प्रोविजंस के रिगार्डिंग उसमें कुछ नहीं है, तभी हम इसके अकॉर्डिंग इसको डील करेंगे. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स. मैंने आपको बताया था कि मैं 2 पॉइंट्स बचाऊंगी इसमें आपको, लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स में. सो ध्यान से देखिएगा. सपोज़ हमारे पास एक फर्म है,
ओके, दिस इज द फर्म, और इस फर्म में वर्क करते हैं 2 पार्टनर्स। ओके, ए पार्टनर ए एंड पार्टनर बी, ये दोनों पार्टनर्स हैं जो इस पार्टनरशिप फर्म में वर्क करते हैं। फर्म का बिजनेस क्या है? फर्म एक स्टेशनरी बिजनेस कैरी ऑन कर रही है। ओके, स्टेशनरी बिजनेस मीन्स यहाँ पर सारा स्टेशनरी का सामान मिलता है, कॉपीज़ हैं, बुक्स, रजिस्टर्स, पेन, पेंसिल वगैरह। ओके, और ये फर्म बिजनेस कैरी ऑन कर रही है। उसी तरीके से इन दोनों पार्टनर में से एक ले लेते हैं, ये जो पार्टनर है ए, ये अपना एक सेपरेट बिजनेस और चलाता है। जो इसका बिजनेस है, ये इसका बिजनेस है, और ये भी कौन सा बिजनेस कैरी ऑन करता है? स्टेशनरी का बिजनेस। ओके, ये भी स्टेशनरी बिजनेस कैरी ऑन करता है, मतलब इसका भी सेम बिजनेस है स्टेशनरी का। तो इस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट ए को होगा, जो भी प्रॉफिट ए अर्न करेगा, ओके, जो भी प्रॉफिट इस बिजनेस से अर्न करेगा ए, वो प्रॉफिट किसका होगा? पार्टनरशिप फर्म का। ओके, वो प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म का होगा। तो जो भी बिजनेस से प्रॉफिट अपने ए अर्न करेगा, वो प्रॉफिट किसका होगा? पार्टनरशिप फर्म का। मींस वो प्रॉफिट सिर्फ ए का नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ए जो बिजनेस कैरी कर रहा है वो फर्म से compete कर रहा है। मींस दोनों का बिजनेस ऐसा है कि वो दोनों आपस में भी compete करेंगे कि किसकी सेल ज़्यादा है। तो जब फर्म कभी भी पार्टनर ऐसा बिजनेस कैरी कर रहा होता है जो फर्म के बिजनेस से सिमिलर है, मींस फर्म के साथ उस बिजनेस को कंपटीशन हो जाएगा, तो जो पार्टनर को प्रॉफिट अर्न होगा वो प्रॉफिट पार्टनर को किसको देना पड़ेगा? फर्म को देना पड़ेगा। ओके, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। एक पॉइंट और है कि अगर पार्टनर कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन करता है जिससे उसे कोई प्रॉफिट अर्न होता है, ठीक है, कोई उसे प्रॉफिट अर्न हो रहा है, वो कोई ऐसी ट्रांजेक्शन कर रहा है जिससे उसे प्रॉफिट अर्न हो रहा है, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी वगैरह है जिससे उसे प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो फर्म की है, तो उससे होने वाला उसे जो भी प्रॉफिट होगा उस ट्रांजेक्शन से वो उसे फर्म को देना होगा। ओके, कोई बिजनेस इन कनेक्शन विद द फर्म है, उससे उसको कोई प्रॉफिट हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये पार्टनर है, पार्टनर ने क्या किया, फर्म की कोई टूटी फूटी सी कोई इक्विपमेंट था, ठीक है, फर्म का इक्विपमेंट। ये इक्विपमेंट किसका था? ये जो इक्विपमेंट था वो फर्म का था, और पार्टनर ने इस इक्विपमेंट को क्या कर दिया? बेकार हो गया था, सेल कर दिया। उससे अगर कोई भी प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट पार्टनर का नहीं, किसका होगा? फर्म का होगा। ओके, तो इस तरीके से मैंने कहा था कि अगर पार्टनर कोई भी प्रॉफिट अर्न कर रहा है किसी ऐसी ट्रांजेक्शन से जो फर्म की किसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके अगर उसने प्रॉफिट अर्न किया है, ओके, तो वो प्रॉफिट उसका ना होकर, पार्टनर का ना होकर फर्म का होगा। ये 2 लाइबिलिटीज़ हैं पार्टनर्स की। नेक्स्ट हम बात करेंगे LLP के बारे में। ओके, नाउ कम एट LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। LLP में क्या होता है? ये सिमिलर टू पार्टनरशिप होती है। ओके, लाइक पार्टनरशिप, बस इसमें एक एडिशनल फीचर ऐड हो जाता है, एंड दैट एडिशनल फीचर इज़ कि पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी। पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है, लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। मीन्स अगर उनकी कैपिटल जितनी है बस उतने के लिए वो लायबल है। ओके, टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। किस केस में? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। तो यही इसका एक एडिशनल फीचर है। एक चीज़ और, ये जो पार्टनर होता है रिस्पॉन्सिबल नहीं होता फॉर अनदर पार्टनर्स मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस। मीन्स अगर किसी अदर पार्टनर की वजह से, किसी अदर पार्टनर के बिजनेस डिसीजन की वजह से फर्म को कोई लॉस होता है, फॉर एग्जांपल अगर फर्म में 2 पार्टनर्स हैं, एक ए है एक बी है, ठीक है, ए के कोई ऐसे डिसीजन की वजह से फर्म को लॉस हो रहा है तो उसके लिए बी लाइबल नहीं होगा। ये इस पॉइंट का मतलब है। ओके, तो ईच पार्टनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अनदर पार्टनर्स मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस। नाउ ये जो LLP एक्ट है, इसके लिए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के लिए एक अलग से एक्ट है, LLP एक्ट 2008। इस पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई नहीं करता है। ओके, और ये एक्ट कब आया था? 31 मार्च 2009
9 को। अब बात कर लेते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जैसे कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स, उसी तरीके से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है इसके पार्टनर्स से। ओके ये एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट होती है, जैसे कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है उसी तरीके से ये भी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है। एलिजिबल होती है अपने नेम में कुछ भी खरीदने बेचने की। ओके कोई भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अपने नेम में खरीद सकती है। ओके मिनिमम कैपिटल कोई भी स्पेसिफाई नहीं है, पार्टनर्स जितनी चाहें उतनी कैपिटल आपस में डिसाइड करके मिनिमम कैपिटल रख सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एटलीस्ट 2 मिनिमम पार्टनर्स चाहिए। एन LLP कैन बी स्टार्टेड, और यहाँ हम लिख सकते हैं इस्टेब्लिश्ड। ओके इस्टेब्लिश्ड विथ एटलीस्ट 2 मेंबर्स। ओके और ये जो 2 मेंबर्स है वो कैसे होने चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, और इनका एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। अब ये डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन से होते हैं, लेट्स सी। डेजिग्नेटेड पार्टनर रिफर्स टू एनी पार्टनर हु इज अपॉइंटेड एज सच इन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ LLP रजिस्ट्रेशन के। LLP के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जिन जिन पार्टनर्स को नेम हमने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिखा था वो पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर कहलाते हैं। ओके जिन जिन का नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में एज अ पार्टनर लिखा गया था वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कहलाएंगे। और ये डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो होने इनके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर एक 8 डिजिट का नंबर होता है जो कौन देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है उन इंडिविजुअल्स को जो एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहते हैं। ओके तो ये क्लियर हो गया आपको कि मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए, 2, और वो दोनों डेजिग्नेटेड होने चाहिए। मींस दोनों का नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में LLP के रजिस्ट्रेशन होते वक्त होना चाहिए और दोनों के पास डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होना चाहिए। अब ये जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं ना ये एजेंट्स भी होते हैं, डायरेक्टर्स भी। डायरेक्टर्स क्यों, क्योंकि इनके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर उसे ही दिया जाएगा जो एज द डायरेक्टर वर्क करेगा। और एजेंट्स क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स में म्यूचुअल एजेंसी ये कैरेक्टरिस्टिक थी। चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन है, दैट वाज इन माय फर्स्ट वीडियो। ओके नेक्स्ट इज कि केवल इंडिविजुअल्स को एज पार्टनर अपॉइंट किया जा सकता है। इंडिविजुअल्स को ही एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट किया जा सकता है। इंडिविजुअल्स मतलब कंपनी को आप एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट नहीं कर सकते। ओके नाउ नेक्स्ट वन इज ऑडिट इज़ नॉट मैंडेटरी। ज़रूरी नहीं है हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का ऑडिट करवाएं, लेकिन इन 2 केसेस में ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाता है। अगर कंट्रीब्यूशन ऑफ LLP एक्सीड करता है 25 लाख से, अगर कंट्रीब्यूशन 25 लाख मीन्स पर कैपिटल अगर 25 लाख से ज़्यादा की हो जाती है तो इफ़ contribution of LLP exceeds ₹25 lakh and if the annual turnover, अगर annual turnover exceed हो जाती है 40 लाख से ज़्यादा की तो ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाता है। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी परपेचुअल सक्सेशन होती है। इन द सेम वे एज अ कंपनी पार्टनर्स में कम एंड गो बट द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप गो ऑन। ओके नो मैक्सिमम लिमिट, पार्टनर्स के लिए कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। पार्टनरशिप में जैसे हमने देखा था कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर्स के लिए मैक्सिमम लिमिट होती है, लेकिन ऐसा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कुछ भी नहीं है। नाउ कम इट रजिस्ट्रेशन मीन्स जो LLPs हैं उनको रजिस्टर और कंट्रोल करने की अथॉरिटी क्या है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। जैसे कंपनीज के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है उसी तरीके से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वो अथॉरिटी है जो रजिस्टर करेगी और कंट्रोल करेगी LLPs को। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो सिमिलर होती है कंपनी के। ओके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ LLPs सिमिलर टू कंपनी, दैट्स ऑल। तो ये आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्लियर हो गई, सिमिलर टू पार्टनरशिप है। और इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट होता है कि इसके पार्टनर्स की कैपिटल कैसी होती है, लायबिलिटी लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके एक पॉइंट और कि कोई भी पार्टनर अदर पार्टनर के मिसकंडक्ट के लिए एलिजिबल लायबल नहीं होगा। ओके रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। कब आया था LLP एक्ट 2009, इस पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल नहीं है। ओके इसकी कैरेक्टरिस्टिक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मिनिमम कैपिटल कोई भी स्पेसिफाई नहीं है, पार्टनर्स डिसाइड कर सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 होने चाहिए, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए और उनके पास डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होना चाहिए। ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, 2 केसेस में ही करवाना होगा सिर्फ। परपेचुअल सक्सेशन होता है और कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है मेंबर्स के लिए। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंपनी की तरह ही सिमिलर है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल
and press the bell icon for notifications.